नंदिता किचन में चाय लेने चली गई। दादी ने तुरंत एक डिब्बी आनंद के हाथ में पकड़ा दी। आनंद ने दादी माँ की तरफ देखा। आज उसने पहली बार खाना बनाया है और वह भी तुम्हारी पसंद की ड्राई फ्रूट्स की खीर। सबने सबूत दिया है, तुम नहीं दोगे? दादी बोली तो आनंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दादी ने उसे आंखों में इशारा किया तो आनंद किचन की तरफ बढ़ गया। न आनंद को आते देख तुरंत ही माला बाहर निकल गई। नंदिता गैस पर रखी चाय की पतीली को देख रही थी कि तभी आनंद उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। थैंक यू मेरी पसंद की खीर बनाने के लिए, आनंद ने धीमे से उसके कंधे के पास चेहरा करके कहा तो नंदिता ने पलटकर देखा। आनंद को अपने एकदम पास देख वो एकदम से हड़बड़ा गई। आनंद ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कलाई में डिब्बी से निकालकर कंगन पहना दिया। यह मेरी तरफ से पहली रसोई का शगुन, आनंद ने कहा तो नंदिता ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली। आज ज्यादा काम नहीं है, शाम को जल्दी आऊंगा, फ्री रहना, बैठकर कुछ देर बातें करेंगे या बाहर चलेंगे। एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश भी तो करना है, आनंद ने कहा और नंदिता की आंखों में देखते हुए तुरंत बाहर निकल गया। नंदिता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वह भी चाय लेकर बाहर आ गई। अच्छा दादी माँ, मैं निकलता हूँ, आनंद बोला और बाहर जाने लगा। शाम को जल्दी आने की कोशिश करना बेटा। थोड़ा नंदिता को घुमाने लेकर चले जाना कहीं। अब तुम लोग बाहर नहीं जा रहे हो तो कम से कम इसे शहर में तो घुमा ही सकते हो ना, दादी ने कहा तो आनंद ने नंदिता की तरफ देखा जो कि नजर झुकाए न जाने क्या सोच रही थी। आपका हुक्म सर, आंखों पर, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, आनंद बोला और नंदिता की तरफ एक नजर देखकर तुरंत बाहर निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचकर आनंद अपने केबिन में आया और पेशेंट की फाइल देखने लगा। फिर फाइल एक तरफ रख दी और आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे नंदिता का आंसुओं से भीगा सुबह का चेहरा आ गया। आई एम सॉरी नंदू, आनंद खुद से बोला और फिर आंखें खोल दी। जो अभी तक हुआ वह अब नहीं होना चाहिए। मुझे नंदिता पर ध्यान देना होगा। उसकी तो कहीं से कोई भी गलती नहीं है, अगर मेरा कोई पास्ट है तो वह मुझ तक ही सीमित रहना चाहिए, उसका असर नंदिता पर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत हर्ट कर दिया मैंने उसे जाने अनजाने पर, अब नहीं। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि वह खुश रहे, आनंद खुद से ही बोला। और फिर ओपीडी देखने लगा। आज उसका अपने हॉस्पिटल में कोई भी ऑपरेशन नहीं था पर दूसरे हॉस्पिटल से कॉल था जहां पर उसे जाना था। बाकी फिर शाम का टाइम फ्री था। आज शाम को थोड़ा फ्री हूं तो उसे बाहर ले जाऊंगा, अच्छा लगेगा उसे। वैसे भी इतने दिनों तक मैंने उसे इग्नोर किया है तो तकलीफ तो उसे हुई होगी ना। फिर भी वह काफी समझदार और संजीदा है। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक न जाने क्या करता पर उसने मुझसे शिकायत तक नहीं की। खुद ही तकलीफ में रही और अंदर ही अंदर टूटती रही, लेकिन मुझसे या किसी और से नहीं कहा। कुछ अलग सी हो तुम नंदिता। लड़ना झगड़ना बहस करना नहीं जानती, शायद तभी तो इतना सब होने के बाद भी खामोश रही। तुम्हारी जगह अगर अंजलि होती तो शायद मेरी जान ही ले लेती, आनंद खुद से ही बोला और उसकी आंखों के आगे पुराना समय आ गया। फ्लैशबैक। आज रात को डिनर पर चलते हैं अंजलि, आनंद ने अंजलि को कॉल किया। ठीक है, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक 9 बजे। और हाँ, लेट मत करना, अंजलि बोली और कॉल कट कर दिया। डिनर पर जाने के लिए लेट हो गया। अंजलि नाराज होगी, आनंद ने हॉस्पिटल से निकलते हुए घड़ी देखी। आनंद रेस्टोरेंट पहुंचा तो देखा अंजलि मुंह फुलाए बैठी थी। सॉरी अंजलि, थोड़ा सा लेट हो गया। असल में एक इमरजेंसी आ गई थी, आनंद बोला पर अंजलि उठ खड़ी हुई और उसने अपने दोनों हाथों को टेबल पर दे मारा। सारे गिलास इधर उधर बिखर गए। मुझे तुम्हारे एक्सक्यूज नहीं सुनने आनंद। तुमने मुझे 9 बजे बोला था और मैं यहाँ 9 बजे से इंतजार कर रही हूँ और अब देखो 10 बज रहा है। पूरा 1 घंटे मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आनंद? तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, अंजलि ने गुस्से से कहा। प्लीज अंजलि, समझने की कोशिश करो, मैंने इग्नोर नहीं किया है। मेरा अपना प्रोफेशन है, मैं डॉक्टर हूं और मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी पेशेंट है, आनंद ने कहा। अगर इतना ही पेशेंट से लगाव है तो फिर मुझे अपनी जिंदगी में क्यों लाए?
तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में ना ही किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत है और ना ही किसी लाइफ पार्टनर की। तुम्हारे पेशेंट ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो फिर उन्हीं के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो। अंजलि गुस्से से बोली और बाहर निकल गई। अंजलि प्लीज सुनो तो सही, इस तरीके से बिहेव नहीं किया जाता। आनंद उसके पीछे आया पर तब तक अंजलि अपनी गाड़ी निकालकर निकल गई थी। आनंद ने गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी में बैठा। वर्तमान में सर, ये मिस्टर मल्होत्रा की फाइल। तभी सिस्टर ने आकर कहा तो आनंद अपने ख्यालों से बाहर आया और फाइल देखने लगा। फाइल देखने के बाद उसने कुछ मेडिसिन लिखी और सिस्टर को वापस दे दी। सिस्टर चली गई। आनंद ने अपना सर झटका। मैं वाकई में गलत था। पता नहीं क्या चीज थी जो मैं अंजलि के पीछे इस कदर दीवाना हो गया, पर वाकई में उसके मन में कभी भी मेरे लिए सच्चा प्यार नहीं था। जिसे मैं अपने प्यार के बंधन में बांधने चला था, उसके लिए प्यार ही बंधन था। मैं गलत साबित हुआ और दादी माँ सही साबित हुई। अब दादी माँ की पसंद को ही मुझे अपना बनाना है और उसके दिल से सारी तकलीफ दूर करनी है जो उसे उस समय में हुई जब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब मेरी जिंदगी में किसी अंजलि के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंदिता है मेरी हमसफर, और मुझे अब सिर्फ उसके बारे में सोचना है। आनंद खुद से ही बोला। उधर घर पर निमेश और अर्नव भी ऑफिस निकल गए तो वही रूबी और मिताली कॉलेज जाने लगी। मिताली स्कूटी चला रही थी और रूबी पीछे बैठी थी। मिताली, मुझे भैया की शादी में एक बात पता चली, रूबी ने कहा। क्या? मेरे पापा के बारे में, रूबी बोली। क्या तुम्हारे पापा के बारे में? क्या? मिताली स्कूटी चलाते हुए बोली। कोई ठाकुर साहब है जिनके बारे में नानी माँ और मामा जी बात कर रहे थे। वह मेरे पापा है। वह भैया की शादी में आने वाले थे पर पता नहीं क्यों नहीं। काश कि वह आ जाते तो मैं उनको जान जाती। मैं जान पाती कि मेरे पापा कौन है, रूबी बोली। तेरे पापा? मिताली ने पीछे गर्दन करके कहा और इसी समय उसका ध्यान भटका और उसकी स्कूटी सामने से आती एक BMW से टकराते हुए बची, पर वो कार डिसबैलेंस होकर पेड़ से जा टकराई। क्या करती है मिताली, एक्सीडेंट हो गया देख, रूबी ने कहा और सामने देखा जहां वह कार टकराई थी। अब हम क्या करें? मिताली ने घबराकर कहा। कुछ भी करेंगे, पर पहले उसे बचाना होगा जो कार के अंदर है, रूबी बोली और दौड़कर कार के पास आई और उसका दरवाजा खोला। उसमें एक रूबी से 2-3 साल बड़ा लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, जिसके माथे से खून बह रहा था। मिताली, इसको तो चोट लगी है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा, रूबी ने कहा। हम कैसे लेकर जाएंगे? यहां पर तो कोई हेल्प भी नहीं है। रोड पूरी सुनसान है, मिताली बोली। स्कूटी पर, मिताली मैं कुछ करती हूं, रूबी ने कहा और उस लड़के को खींचकर जैसे तैसे स्कूटी के पास ला मिताली के पीछे बिठा दिया। फिर खुद पीछे बैठकर उसे पकड़ लिया। चल मिताली, हॉस्पिटल चलते हैं, यहां से भैया का हॉस्पिटल पास ही है। अगर देर हो गई तो कुछ भी हो सकता है, चल जल्दी से इसे बचाना होगा, वैसे भी गलती हमारी थी, रूबी ने कहा तो मिताली ने स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी और आनंद के हॉस्पिटल की तरफ चल दी। रूबी और मिताली हॉस्पिटल पहुंची और उसे एडमिट कराया। आनंद को फोन करके बता दिया तो आनंद भी तुरंत वहां आ पहुंचा। क्या हुआ? आनंद ने कहा तो रूबी और मिताली दोनों उसके सीने से लग गई। भैया, गलती से हुआ, हमें नहीं पता था कि वो सामने से आ जाएगा, ध्यान नहीं रहा हमारा। और कहते कहते रूबी मिताली रोने लगी। पर तुम्हारी क्या गलती है इसमें? आनंद ने कहा। हमारी गाड़ी को ही बचाने में इनकी गाड़ी पेड़ से जा टकराई। देखे ना भैया, यह ठीक तो है ना? कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा? मिताली ने दुखी होकर कहा। देखता हूं मैं, बैठो तुम लोग मेरे केबिन में जाकर, आनंद ने कहा तो रूबी और मिताली ने एक नज़र उस लड़के को देखा और फिर वहां से आनंद के केबिन में चली गई। वह ठीक तो हो जाएगा ना? मिताली ने रूबी का हाथ पकड़कर कहा। ठीक हो जाएगा, इतनी भी ज्यादा चोट नहीं लगी है। और फिर भैया है ना, देख लेंगे, रूबी ने मिताली को सांत्वना दी। आनंद ने उस लड़के का इलाज शुरू कर दिया। ड्रेसिंग और दवाई सिस्टर को बता के उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, पर वह अभी बेहोश था। उसको प्रॉपर इलाज दे आनंद केबिन में आया। भैया, वह ठीक तो है ना? मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ कर ले जाएगी? मिताली ने दुखी होकर कहा।
नहीं, कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत करो। मैं हूं ना, और वैसे भी वह खतरे से बाहर है। बस एक बार उसको होश आ जाए तो हम एक बार इंस्पेक्टर साहब को बुलाकर उसका बयान दर्ज करवा देंगे। अगर वह ऐसा वैसा कोई बयान नहीं देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आनंद ने कहा। और अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो, मिताली बोली। तो फिर हम आगे देख लेंगे। तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे, अभी तुम दोनों घर जाओ, आनंद ने कहा तो रूबी और मिताली वहां से निकल गई। आनंद ने सिस्टर को बुलाया। जी सर, सिस्टर बोली। मैं अभी जीएस हॉस्पिटल जा रहा हूं। मेरी एक सर्जरी वहां पर शेड्यूल है। जो अभी लड़का एडमिट हुआ है उसका ध्यान रखना, और अगर उसको होश आ जाता है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ध्यान रखना कि वो यहां से जाए नहीं कहीं पर भी, आनंद ने कहा। जी सर, मैं ध्यान रखूंगी, सिस्टर बोली तो आनंद भी दूसरे हॉस्पिटल निकल गया जहां पर आज उसको एक सर्जरी करनी थी। रूबी और मिताली दोनों की हालत खराब थी। दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थी। एक तो कॉलेज नहीं जा पाई थी, दूसरा अचानक से यह घटना होने के कारण दोनों ही डिस्टर्ब हो गई थी। उनके मन में डर भी था कि कहीं कुछ हो ना जाए, और साथ ही इस बात का भी टेंशन था कि कहीं वह लड़का उनके खिलाफ कोई गवाही ना दे दे। वह दोनों कमरे में बैठी थी कि तभी नंदिता वहां आई। क्या हुआ, आप लोग जल्दी आ गए, आज कॉलेज से कॉलेज नहीं था क्या? नंदिता ने उनके पास बैठकर कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उनकी आंखों में आंसू भर आए। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? नंदिता ने उन दोनों के हाथ के ऊपर अपने हाथ रखकर कहा। भाभी, वह एक गड़बड़ हो गई है, रूबी बोली। क्या हुआ, नंदिता ने पूछा तो रूबी ने सारी बात नंदिता को बता दी। तो इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हारे भैया है ना, वह संभाल लेंगे। तुम दोनों परेशान मत हो, और वैसे भी उन्होंने कहा है ना वह खतरे से बाहर है, फिर क्यों घबरा रही हो? और फिर तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, नंदिता बोली। गलती हमारी ही है भाभी। हमारा ही ध्यान भटक गया था और हम उसकी गाड़ी के नीचे ना आ जाए इसलिए उसने गाड़ी मोड़ दी और वह पेड़ से जा टकराया, मिताली ने दुखी होकर कहा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उस बात को ज्यादा मत सोचो, भगवान की कृपा से वह लड़का ठीक है, यह काफी है। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा है न, संभाल लेंगे तो संभाल लेंगे वो। तुम दोनों परेशान मत हो, चलो फ्रेश हो जाओ और अपना अपना काम करो। अभी तुम दोनों को परेशान देखेंगे तो बाकी लोग भी टेंशन में आ जाएंगे, नंदिता ने दोनों को समझाया। नंदिता उठकर अपने कमरे में आ गई। उसने उन दोनों को तो समझा दिया था, पर उसे टेंशन हो रही थी कि अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो यह बात बड़ी हो जाएगी। घड़ी की तरफ देखा जो कि 6 जा रही थी। डॉक्टर साहब भी आने वाले होंगे, आ जाए तब से पूछती हूं कि क्या कंडीशन है उस लड़के की, नंदिता ने खुद से ही कहा, और फिर बाहर आकर संध्या, रूपाली, अरुणा और शोभना के साथ हॉल में बैठ गई। माला ने सबके लिए चाय बना दी थी, वैसे भी ठंड का मौसम था तो सब आराम से बैठकर चाय पीने लगे। बेटा तुम रेडी हो जाना, आनंद आएगा तो तुम लोग कहीं बाहर चले जाना, थोड़ा सा घूम कर आ जाना, संध्या ने कहा। जी मम्मी, मैं वह आ जाएंगे उसके बाद रेडी हो जाऊंगी, अब क्या पता कहीं देर हो गई तो, नंदिता ने कहा। आ जाएगा, तुम तैयार हो जाओ जाकर कमरे में। आनंद अगर किसी बात का वादा करता है तो जरूर पूरा करता है, और खासकर जब वह मां से वादा करे तब। संध्या ने कहा तो नंदिता उठकर कमरे में चली गई। तैयार होने का मन नहीं कर रहा था, उसके दिमाग में अभी भी रूबी, मिताली और उस लड़के की टेंशन थी, और वह समझ रही थी कि आनंद भी परेशान होगा। फिर भी उसने मुंह हाथ धोया और हल्का मेकअप किया और आनंद का इंतजार करने लगी। एक बार डॉक्टर साहब आ जाए, पता चल जाए उस लड़के की क्या कंडीशन है, सब ठीक है कि नहीं उसके बाद ही सोचूंगी। घूमना फिरना तो कभी भी हो जाएगा, पर अभी डॉक्टर साहब परेशान हो गए। इस समय में मैं अगर उनसे उम्मीद करूंगी कि वह मुझे बाहर ले जाए घुमाने तो यह तो गलत होगा। मुझे अभी उनको और रूबी, मिताली को सपोर्ट करना चाहिए, नंदू ने खुद से ही कहा कि तभी रूम का दरवाजा खुला तो नंदू ने पलटकर देखा, सामने आनंद खड़ा था। अरे आप, नंदिता ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, बोला था ना तुमको जल्दी आऊंगा, आनंद बोला और आकर सोफे पर बैठ अपने शू लेशेस खोलने लगा। वह ठीक है, नंदिता ने कहा तो आनंद में उसकी तरफ अजीब से देखा। वह लड़का ठीक है जिसकी गाड़ी आज टकरा गई थी,
नंदिता ने कहा तो आनंद के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। तुमको किसने बताया? आनंद बोला। रूबी और मिताली ने। दोनों बहुत ज्यादा परेशान थी इसलिए। नंदिता ने कहा। किसी और को भी बताया है घर पर? आनंद ने दोबारा पूछा। नहीं, शायद किसी को नहीं बताया क्योंकि किसी ने कोई चर्चा नहीं की है। मुझे ही बताया है, नंदिता बोली तो आनंद ने गहरी सांस ली। क्या हुआ, वह ठीक तो है ना? नंदिता ने आनंद के सामने खड़े होकर कहा। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। अभी सिस्टर से बात हुई है। खतरे से बाहर है वह, पर उसको होश नहीं आया है, और जो कुछ भी है उसके होश आने के बाद ही पता चलेगा कि वह इस घटना को कैसे लेता है। हो सकता है वह कोई भी एक्शन ना ले, या हो सकता है वह रूबी मिताली के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने को कहे। आनंद बोला तो नंदिता की आंखें बड़ी हो गई। क्योंकि इन दोनों के कारण ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, आनंद ने कहा। ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नंदू परेशान हो गई। प्रॉब्लम होगी तो उसका भी हल निकाला जाएगा, पर गलती तो इन दोनों से हुई है ना। गाड़ी लापरवाही से नहीं चलानी चाहिए, आनंद बोला। लेकिन गलती हमेशा बड़ी गाड़ी की हो जरूरी नहीं, और आज इन दोनों की गलती की वजह से कुछ भी हो सकता था। वह तो भगवान का शुक्र है कि उसे इतनी गहरी चोट नहीं आई, पर उसका एक्सीडेंट इन दोनों को बचाने में ही हुआ है। इस बात को ना ही यह दोनों ना कर सकती हैं और ना ही मैं, आनंद ने नाराजगी से कहा। आप प्लीज शांत हो जाइए। बच्चे हैं, गलती हो जाती है, नंदिता ने कहा। आप प्लीज शांत हो जाइए। बच्चे हैं, गलती हो जाती है, नंदिता ने कहा। बच्चे नहीं है वह, नंदिता। बड़े हो चुके हैं। तुमसे एक आध साल ही छोटी होंगी दोनों। उनको लाइसेंस मिल चुका है तो गाड़ी चलाने की समझ होनी चाहिए। भले वह मेरी बहन है, पर गलत बात तो गलत होती है ना। अगर मैं डॉक्टर नहीं होता और उसे लेकर वो किसी और हॉस्पिटल में गई होती तो पहले पुलिस केस होता है, उसके बाद उस लड़के का इलाज होता, और उस समय क्या परिस्थिति होती तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो, आनंद ने कहा। मैं समझ रही हूं, पर अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। बस हम संभाल सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, नंदिता ने कहा। अब तो जब उसे होश आएगा तभी कुछ बात आगे समझ में आएगी। चलो तुम रेडी हो, हम कहीं बाहर चलते हैं, आनंद ने कहा। नहीं, आप परेशान हैं, ऐसे में बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूं, नंदिता बोली और बाहर निकल गई। आनंद भी फ्रेश होने चला गया और नंदू उसके लिए कॉफी लेने चली गई। नंदिता ने 2 कप कॉफी बनाई बिना शुगर की और फिर कमरे में आई। तब तक आनंद भी चेंज करके चुका था और सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। नंदू ने ट्रे टेबल पर रखी और आनंद के पास बैठ गई। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि उन दोनों की गलती है, इसलिए उन्हें डांटना और समझाना बनता है, पर मेरी बहनें हैं तो मैं उनके लिए जो भी सही होगा जरूर करूंगा, आनंद ने कहा। नंदिता ने उसका कॉफी मग उठाकर उसके हाथ में दिया तो आनंद में एक सिप लिया। कॉफी तुमने बनाई है? आनंद ने कहा तो नंदिता ने उसकी तरफ देखा। अच्छी नहीं बनी? मैंने आज पहली बार कोशिश की है, नंदू ने परेशान होकर कहा। बहुत अच्छी बनी है, वरना माला दीदी को कितनी बार समझा चुका हूं, पर वह कभी कॉफी ज्यादा डार्क कर देती हैं तो कभी दूध ज्यादा डाल देती है और कभी इतनी पतली कर देती है कि बिल्कुल पसंद नहीं आती मुझे, आनंद ने कहा तो नंदू का चेहरा खिल उठा। थैंक यू नंदू, मेरे लिए इतनी अच्छी कॉफी बनाने के लिए। प्लीज अब तुम ही मेरे लिए बना दिया करना, आनंद बोला। जी, नंदू ने जवाब दिया। आनंद में कॉफी खत्म की और नंदिता की तरफ देखा जो कि अभी भी कॉफी को घूर रही थी। क्या हुआ, तुमको नहीं पीना? आनंद ने कहा। पी रही हूं ना, नंदिता बोली और उसने झट से कॉफी खत्म करके मग वापस टेबल पर रख दिया। आनंद उसका हाथ अपने हाथों ले लिया और हथेली पलट कर देखा जिस पर खूबसूरत मेहंदी लगी हुई थी। क्या देख रहे हैं आप? नंदिता ने धीरे से कहा। मेरा नाम कहाँ लिखा है वही देखने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अगर मेरे हाथ पर तुम्हारा नाम लिखा है तो तुम्हारे हाथ पर भी तो मेरा नाम लिखा होगा। आनंद ने अपनी हथेली आगे करके कहा जिस पर नंदिता का नाम लिखा हुआ था। नंदू का चेहरा एकदम गुलाबी हो गया। बताओ कहाँ पर है मेरा नाम?
आनंद ने कहा तो नंदिता ने धीरे से अपनी हथेली पर एक जगह उंगली रख दी। आनंद ने उधर नजर डाली और मुस्कुरा उठा। आनंदिता, यह क्या है? आनंद ने पूछा। नंदू खामोश रही। बताओ भी। आनंद बोला। आनंद की नंदिता। आनंदिता, नंदिता धीरे से बोली तो आनंद के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मतलब कि तुमने तो मुझे और हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, बस अब जो भी देर है मेरी तरफ से है। आनंद बोला तो नंदिता ने गर्दन झुका ली पर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट अभी भी थी। आनंद ने कुछ पल उसके हाथ को देखा। उसे बेहद अच्छा लग रहा था। नंदू के हाथ पर लिखा आनंदिता। आनंदिता। आनंद की नंदिता। मेरी नंदिता, आनंद धीरे से बोला और फिर उसके हाथ को अपने होठों की तरफ बढ़ाया ही था कि मोबाइल बज उठा। आनंद ने उसका हाथ छोड़ा और तुरंत फोन उठाया। हाँ सिस्टर बोलो, आनंद ने कहा। सर, उस पेशेंट को होश आ गया है और वह कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, सिस्टर ने कहा। ठीक है, तुम उसे इंजेक्शन दो ताकि वह रिलैक्स करे। मैं पहुंचता हूं, आनंद बोला और नंदू की तरफ देखा। आप जाइए, उसको आपकी ज्यादा जरूरत है, नंदू बोली। थैंक यू। आनंद ने उसके गाल से हाथ लगाया और फिर तुरंत जाने लगा। डॉक्टर साहब, नंदू ने कहा तो आनंद के कदम रुक गए और उसने पलटकर देखा। सब सही होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और मैं हर कदम पर साथ हूं, नंदिता ने उसके हाथ को थाम के कहा। आई एम लकी। थैंक्स नंदू, आनंद ने उसे एकदम से गले लगाकर कहा और फिर तुरंत हॉस्पिटल निकल गया। आनंद के जाते हैं, नंदिता ने गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यह डॉक्टर साहब जब एकदम से ऐसे गले लगा लेते हैं तो दिल तो मानो उछलकर बाहर ही आने लगता है, नंदू खुद से बोली और फिर वह भी नीचे चली गई सबके साथ बैठने के लिए, क्योंकि अकेले कमरे में बैठे बैठे करती भी क्या। आनंद हॉस्पिटल पहुंचा और सीधे उस लड़के के रूम में आया। कैसी हालत है सिस्टर इसकी? आनंद ने आते ही पूछा। कौन? होश आ गया है पर अजीब सी बातें कर रहे हैं, सिस्टर ने कहा तो आनंद ने उसकी तरफ देखा। लड़का छत की तरफ देख रहा था। कैसी तबीयत है आपकी अब? आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने भरी आंखों से आनंद की तरफ देखा। कौन हूं मैं, कहाँ हूं मैं? वह लड़का बोला। आनंद के चेहरे पर एक पल को टेंशन आया, फिर मुस्कुरा उठा। तुम ठीक हो और हॉस्पिटल में हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? आनंद ने कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, बस सिर घूम रहा है मेरा और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लड़के ने हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठते हुए कहा। ठीक है, आराम मिल जाएगा, तुमको परेशान मत हो, और तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन तुम खतरे से बाहर हो इसलिए परेशान मत हो, आनंद बोला और फिर अपने कैबिन में आ गया। उसने अपने एक फ्रेंड को फोन लगाया। हाँ आनंद बोलो, आनंद का दोस्त इंस्पेक्टर नितिन बोला। तुमने उस गाड़ी के बारे में पता कर पाया? किसकी गाड़ी है? गाड़ी है, आनंद ने कहा। मैंने पता करवा लिया है और गाड़ी के ऑनर को भी हॉस्पिटल बुला लिया है। उसने बताया कि गाड़ी उसी की है और गाड़ी उसका दोस्त उसे लेकर गया था। मैं उसको लेकर अभी हॉस्पिटल आ रहा हूं, नितिन ने कहा। वह लड़का अभी कुछ याद नहीं कर पा रहा है। तुम मेरे दोस्त हो और साथ में इंस्पेक्टर, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं छुपाना चाहता। स्कूटी मेरी बहन मिताली चला रही थी। उसकी भी ऐसी कोई गलती नहीं है, उसका ध्यान भटक गया होगा और उसको बचाने के लिए इसकी गाड़ी पेड़ से जा टकराई। फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हर तरीके से इस लड़के की और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। बस बच्ची के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना, बहन है मेरी और भगवान की कृपा से लड़का ठीक है, आनंद ने कहा। डोंट वरी, पहली बात तो उसकी कोई गलती नहीं है, बाकी जब लड़के को सब याद आएगा तब देखते हैं। अभी हाल फिलहाल तो मैं उसके दोस्त को लेकर आता हूं, नितिन ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर में नितिन उस लड़के के दोस्त को लेकर आ गया। अब कैसा है शिवांश? उस लड़के ने आते से ही पूछा। तुम जानते हो उस लड़के को? आनंद ने कहा। मेरा दोस्त है, अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका से आया।
यहाँ किसी को नहीं जानता, बस मुझसे मिलने के लिए आया था और आते ही एक्सीडेंट हो गया। गलती मेरी है, उसे मुझे कार देने ही नहीं चाहिए थी। शिवांश का दोस्त राहुल बोला। वो ठीक है, होश में आ चुका है, आप ले जा सकते हैं उसे, बस एक प्रॉब्लम है, वह शायद किसी को पहचान नहीं रहे हैं अभी एक्सीडेंट की सदमे के कारण, आनंद ने कहा। मैं नहीं ले जा सकता, राहुल बोला। मैं उसे नहीं ले जा सकता, राहुल बोला तो आनंद और नितिन ने उसे घूर के देखा। और क्यों नहीं ले जा सकते? तुम्हारा दोस्त है वो, नितिन बोला। प्लीज सर, समझने की कोशिश कीजिए। मैं उसे कहाँ ले जाऊंगा, मैं तो खुद ही यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, राहुल बोला। लेकिन, आनंद ने कहना चाहा। वैसे भी इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि आपकी बहन की गलती से उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। जब वह ठीक हो जाएगा तो खुद अपने घर चला जाएगा, राहुल बोला। नितिन ने आनंद की तरफ देखा। पर तुम उसके घरवालों को तो इन्फॉर्म कर सकते हो ना, नितिन ने कहा। मैं कहाँ इन्फॉर्म करूंगा, मैं किसी को नहीं जानता, हम दोनों तो बस ऑनलाइन फ्रेंड थे और यह इंडिया घूमने आया था और मैंने इसे अपनी कार दे दी। बस यही गलती कर दी। अब मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रहा हूं, बाकी उसकी जिम्मेदारी आपकी, राहुल बोला और हाथ पैर जोड़कर निकल गया। आनंद हैरान परेशान सर उस लड़के को देखता रहा और फिर उसने नितिन की तरफ देखा। झूठ बोल रहा है ये डॉट, नितिन बोला। तो तुमने जाने क्यों दिया, आनंद बोला। शांति से बैठो और सुनो मेरी बात। मैं इंस्पेक्टर हूं यार, थोड़ी तो इज्जत दो, इतना बेवकूफ भी नहीं हूं, नितिन बोला। अब यह क्या है बताओ भी, आनंद बोला। नितिन ने दरवाजा बंद किया और फिर दोनों ने 15 मिनट तक बातचीत की। ठीक है, देखते हैं, आनंद बोला। वैसे उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसका दोस्त है, बस उसने गाड़ी दे दी, नितिन बोला। आनंद सुनता रहा। तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो कुछ दिनों के लिए, एक बार वह ठीक हो जाएगा तो अपने घर चला जाएगा और फिर अगर इंसानियत के नाते भी यह ठीक रहेगा, नितिन बोला। बस कोई प्रॉब्लम न हो जाए, आनंद बोला। मैं हूं ना, मैं उसको खुद तुम्हारे घर लेकर चलूंगा और उस पर नजर भी रखूंगा। तुम भी नजर रखना, अगर कुछ भी बात होती तो हम देख लेंगे, बाकी पता तो चले आखिर उसका मकसद क्या है, नितिन ने कहा और फिर आनंद और नितिन दोनों वार्ड में लड़के के पास आए। अब कैसी तबीयत है? यह इंस्पेक्टर है, तुम्हें अगर कुछ भी याद हो तो तुम अपना बयान दे सकते हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, आनंद ने कहा। मुझे कुछ भी याद नहीं है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं कहाँ हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कैसे रहूंगा, क्या करूंगा? शिवांश परेशान होकर बोला। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूं, नितिन बोला। नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। मुझे आप डॉक्टर साहब के घर भेज दो, मुझे डॉक्टर साहब पर विश्वास हो गया है, शिवांश बोला तो नितिन ने आनंद की तरफ देखकर इशारा किया। ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुमको राठौर साहब के घर भेज दे रहा हूं, पर अगर कुछ भी ऐसी वैसी बात हुई तो इतना लंबा जाओगे जेल में कि सोच भी नहीं सकते, नितिन बोला तो शिवांश के चेहरे पर एक दबी मुस्कान आ गई जो कि नितिन और आनंद से छिप न सकी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते उनके घर पर रह सकते हो, नितिन बोला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम याद है क्या? आनंद ने पूछा। मुझे मेरा नाम भी नहीं पता है, शिवांश मायूसी से बोला। तुम्हारा नाम शिवांश है, तुम्हारे एक दोस्त ने आकर बताया, उसने तुम्हें ले जाने से मना कर दिया। पता नहीं, पर मुझे कोई याद नहीं, शिवांश बोला। तुमको मैं डॉक्टर साहब के घर पर छोड़ रहा हूं, ठीक है, नितिन बोला और फिर उस लड़के को लेकर आनंद के साथ आनंद के घर निकल गया। आनंद और नितिन शिवांश को लेकर घर पहुंचे, उस समय सब लोग हॉल में ही बैठे थे। डिनर का समय हो रहा था। नंदिता ने जैसे ही आनंद को देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और साथ में अजनबी को देखकर उसे समझ नहीं आया कि यह कौन है। रूबी और मिताली ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर भी चिंता के भाव आ गए, साथ ही इंस्पेक्टर की ड्रेस में खड़े नितिन को देखकर मिताली के तो हाथ कांप गए। उसने तुरंत रूबी का हाथ थाम लिया। ये इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार करने आया है क्या रूबी? मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लगता है, मिताली घबरा के बोली। अरे थोड़ा शांति रखो, कुछ भी नहीं होगा।
भैया तो है ना साथ में? रूबी बोली। यह कौन है? संध्या ने कहा। मम्मी यह मेरा दोस्त है इंस्पेक्टर नितिन, और नितिन ये मेरी मम्मी है, आनंद बोला और उसमें परिवार के बाकी लोगों का भी नितिन से परिचय करवाया। और यह है मेरी बहन है रूबी, और यह मिताली। गाड़ी उस समय मिताली ही चला रही थी, आनंद ने कहा तो नितिन ने नजर भर के मिताली के चेहरे को देखा जिसके ऊपर घबराहट साफ आ रही थी और चेहरा डर के मारे लाल हो रहा था। नितिन के चेहरे पर मिताली को ऐसे देख हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हो क्या रहा है? गाड़ी चला रही थी मतलब? सूरज ने कहा। तो आनंद ने उन्हें सारी बात बता दी। तुम्हें ध्यान देना चाहिए था मिताली, इस तरह की लापरवाही रोड पर नहीं हो सकती। इस लड़के के साथ साथ तुम्हें भी गहरी चोट आ सकती थी। सूरज ने कहा तो मिताली ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। डोंट वरी सर, ये बिल्कुल ठीक है। आप परेशान मत होइए, और मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि किसी ने कंप्लेन की है, बल्कि इस लड़के को आपके घर छोड़ने आया हूं। नितिन बोला तो सबने उसकी देखा। अपनी जिम्मेदारी पर मैं शिवांश को यहां छोड़ रहा हूं। नितिन बोला। क्या? सूरज और अमृत एक साथ बोले। हाँ पापा, इसे कुछ भी याद नहीं है एक्सीडेंट के बाद से, और यहाँ का है भी नहीं है। विदेश से आया है, जिसको यह जानता था उसने इसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया है। अब गलती रूबी और मिताली की है, तो मैंने सोचा जब तक यह ठीक नहीं हो जाता इसे अपने घर पर रख लेते हैं। अब इस तरीके से ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, आनंद ने कहा। पर यूं अनजान लड़के को अपने घर कैसे रख सकते हैं? घर में जवान लड़कियां हैं, रूपाली नाराज होकर बोली। आप निश्चिंत रहिए आंटी, इसने कुछ भी ऐसी हरकत की तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इतनी धाराएं लगाकर जेल में डालूंगा कि जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। इंसानियत के नाते इसे यहां रखना होगा, क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं है और इसका यहां पर कोई भी नहीं। वैसे भी एक्सीडेंट आपकी बेटी की वजह से हुआ है, इसलिए आप इसकी जिम्मेदारी उठाएं। नितिन बोला तो रूपाली शांत हो गई। आओ शिवांश, तुम्हें रूम दिखा देता हूं, आनंद बोला और नीचे ही एक कमरे की तरफ चल दिया। तुम इस कमरे में रह सकते हो जब तक यहां हो, और किसी बात की चिंता मत करना। जब तुम ठीक हो जाओगे तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे। बाकी इंस्पेक्टर साहब है ही तुम्हारे घर और परिवार के बारे में पता करने की पूरी कोशिश करेंगे, आनंद ने कहा। थैंक यू भैया, वह लड़का बोला और आनंद के गले लग गया। आनंद को थोड़ा अजीब सा लगा, पर आनंद ने उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, चिंता मत करो। भैया बोला है तो इस रिश्ते का मान भी रखना। इस घर में जो भी है उनसे भी इसी तरीके का रिश्ता रखना जो मुझसे रख रहे हो, आनंद ने कहा। आप चिंता मत कीजिए भैया, विश्वास रखिए, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि मुझे इस घर में ले आए। मेरे बारे में कुछ न जानते हुए भी तो आप विश्वास रखें, आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। आज से आप मेरे भैया हो, तो इस घर की सभी लड़कियां मेरे लिए मेरी बहन के समान है। उन्हीं के लिए सब परेशान है ना? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। और जैसे ही सब कुछ याद आएगा मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। शिवांश बोला। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भेजता हूं। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर सब साथ में डिनर कर लेंगे। वैसे भी सब डिनर के लिए वेट कर रहे हैं, आनंद ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। आनंद के बाहर निकलते ही शिवांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना हाथ कोहनी से मोड़कर 3 बार यस 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 बोला। दरवाजे के बाहर निकलते आनंद से उसकी हरकत छुप नहीं सकी। नितिन की नज़र मिताली पर ही टिकी हुई थी, जो कि अब भी परेशान थी। नितिन खाना खाकर साथ ही निकलना, आनंद ने कहा। नितिन की नज़र मिताली पर ही टिकी हुई थी, जो कि अब भी परेशान थी। नितिन खाना खाकर साथ ही निकलना, आनंद ने कहा। नहीं आनंद, अभी मैं निकलता हूं, और हाँ मिताली, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शिवांश को वैसे तो कुछ याद नहीं है, और जब उसे याद आ भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वह आपके खिलाफ कोई कंप्लेन करेगा, और ऐसा कोई केस बनता भी नहीं है क्योंकि आपने ऐसी कोई बड़ी गलती भी नहीं की। नितिन बोला तो मिताली ने भरी आंखों से उसे देखा। बस आप आगे से ध्यान रखिएगा कि गाड़ी चलाते समय ना ही आपको ना ही आपके कारण किसी दूसरे को कोई नुकसान हो, नितिन बोला तो मिताली ने भरी आंखों से उसे देखा और फिर गर्दन झुका के हाँ कर दी।
और आनंद तुम उसकी तरफ से निश्चिंत रहो, कुछ भी प्रॉब्लम सा लगे तो मुझे तुरंत बताना, मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा, फिर आगे की जिंदगी भले उसकी पुलिस लॉकअप में ही क्यों ना कटे पर तुम लोगों के ऊपर कोई टेंशन नहीं आने दूंगा, नितिन बोला और फिर निकल गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए कि तभी शिवांश भी कमरे से बाहर आया और अनजानों की तरह डरा सहमा इधर उधर देखने लगा। सीढ़ियों से उतरती अरुणा की नज़र उस पर पड़ी और अरुणा उसके पास आ गई। क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहे हो और कौन हो तुम? अरुणा ने कहा। ये शिवांश है बुआ, मेरा पेशेंट। इसकी मेमोरी लॉस हो गई है इसलिए यहां लाया हूं। आनंद बोला। मैं तो यहां किसी को नहीं जानता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, शिवांश ने कहा। शिवांश, अरुणा खुद से बोली और फिर शिवांश की तरफ देखा। अरे तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, इसे अपना ही घर समझो बेटा, आओ मैं बताती हूं। अरुणा ने उसका हाथ पकड़ा और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। थैंक यू, शिवांश बोला। अरे थैंक यू की क्या बात है बेटा, तुम भी मेरे लिए आनंद, अर्नव और निमेश की तरह ही हो। आओ बैठो, खाना खाओ और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत हो तुम मुझसे कह सकते हो। अरुणा ने कहा तो शिवांश की आंखों में आंसू भर आए। क्या हुआ, इमोशन होने की क्या बात है? अरुणा ने उसके गाल से हाथ लगाया तो एकदम से उनके गले लग गए। थैंक यू सो मच माँ, शिवांश बोला। माँ, अरुणा बोली। सॉरी, न जाने कैसे मुंह से निकल गया, शिवांश उनसे अलग होकर बोला। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे दिल ने कहा है तो तुम बोल सकते हैं, और मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह ही हो, अरुणा बोली। उसको बिठाकर उसकी प्लेट लगा दी। न जाने क्यों अरुणा को उसके लिए कुछ अलग ही लग रहा था। एक तो उसके मन में एक दर्द था, उसकी याददाश्त चली गई, दूसरा अरुणा के मन में उसे देखकर एक अलग ही भावना आ रही थी, जैसे कि उससे कोई करीबी रिश्ता हो। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। शिवांश भी जाने लगा कि तभी रूबी उसके सामने आई। सॉरी भैया, रूबी ने कहा। क्यों, क्या हुआ, आपने क्या गलती की है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, शिवांश बोला। आपका एक्सीडेंट मेरी और मेरी बहन के कारण ही हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपकी हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूं, रूबी ने भरी आंखों से कहा तो शिवांश ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर तुमने मुझे भैया बोला है तो फिर तुम मेरी बहन हुई, इस नाते मैं हर गलती माफ करता हूं। आज से कभी भी अपने मन पर कोई बोझ मत रखना, शिवांश बोला। थैंक यू भैया। रूबी बोली और जाने लगी। और हाँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे भैया ही कहो हमेशा, शिवांश बोला तो रूबी मुस्कुरा दी और अपने कमरे में चली गई। आनंद सीढ़ियों से ऊपर खड़े हो नीचे देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आए और वह अपने कमरे में चला गया। शिवांश कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है मैंने, जैसी आपकी इच्छा थी। अब बस जल्दी ही सब कुछ ठीक करना है मुझे, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि सब कुछ ठीक करके ही रहूंगा, शिवांश ने खिड़की के बाहर झांक आसमान की तरफ देखकर कहा। मिताली भी रूम में आई और बिस्तर पर जा गिरी। थैंक गॉड कि शिवांश को कुछ नहीं हुआ, वरना मैं जरूर जेल जाती, मिताली खुद से ही बोली और उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही आंखों के आगे नितिन का चेहरा आ गया। मिताली ने झट से आंखें खोल दी। और वो इंस्पेक्टर भी तो कितना अच्छा था, उसने मदद की। शायद इसलिए क्योंकि वह आनंद भैया का दोस्त है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो जरूर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेता, मिताली सोच रही थी। कुछ भी हो, पर मुझसे गलती तो हुई है, मेरे कारण शिवांश की याददाश्त चली गई। अब पता नहीं वह कब ठीक हो पाएगा और कब अपनी फैमिली के पास जा पाएगा, मिताली खुद से ही बोली और उसकी आंखें भर आई। आगे से ध्यान रखूंगी कि मुझसे कभी ऐसी कोई भूल ना हो, मिताली बोली और फिर आंखें बंद कर ली। कौन है ये लड़का, भगवान करे जल्दी ही उसे उसका परिवार मिल जाए, बड़ा ही अपना सा लगा, अरुणा खुद से बोली। आनंद का रूम। आनंद ने चेंज किया और सोफे पर बैठ लैपटॉप ले मेल चेक करने लगा। तभी नंदिता एक कप कॉफी लेकर कमरे में आई। मम्मी ने बताया कि आप डिनर के बाद ब्लैक कॉफी पीते हैं, तो मैंने कोशिश की मम्मी से पूछकर बनाने की, नंदिता बोली और कॉफी मग टेबल पर रख दिया। तुम्हारी कहाँ है? आनंद ने लैपटॉप में देखते हुए पूछा। वो मुझे आदत नहीं है,
नंदिता अपना ट्रॉली बैग खोलते हुए बोली। ये सामान यहाँ कबर्ड में रख लो, ये पूरा खाली है, कब तक यूं बैग्स में रखोगी सामान? आनंद ने कबर्ड खोल के नंदिता को दिखाते हुए कहा। जी कल रख लूंगी, जब आप हॉस्पिटल चले जाएंगे तब। नंदू बोली और अपना कॉटन का सूट निकाल वॉशरूम में चली गई। आनंद उठा और नंदू के बैग से सामान निकाल कबर्ड में जमाने लगा। सामान में रखी दिवाकर और मधु की फैमिली फोटो उसने बेड के पास वाले टेबल पर रख दी। नंदिता बाहर आई और आनंद को सामान जमाते देख जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर गीले फर्श के कारण पैर फिसल गया। पर उससे पहले कि वो गिरती, आनंद की मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। नंदू की आंखें डर से बंद हो गई और आनंद उसे एक हाथ से कमर से थामे देख रहा था। नंदू की सांसें तेज थी और होंठ हिल रहे थे। आनंद की नज़र उसकी ऊपर नीचे होती सांसों से होते हुए उसके गहरे गुलाबी होठों पर जा ठहरी। तभी नंदू ने आंखें खोल दी और आनंद की तरफ देखा तो आनंद मानो होश में आया। तुम ठीक हो? आनंद ने उसे सीधा खड़ा किया और नज़र चुराते हुए बोला। जी ठीक हूं। नंदू भी अनकंफर्टेबल हो गई थी तो उससे दूर होकर बोली। लो, एक बैग जम गया है, बाकी का कल जमा लेना। आनंद बोला। जी थैंक्स, नंदू बोली। आनंद ने कॉफी उठाई और पीते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया, जहां से पीछे का गार्डन और स्विमिंग पूल दिख रहा था। आनंद के रूम की बालकनी से गार्डन में जाने को सीढ़ियां थी। बाहर आ जाओ नंदू, आनंद बोला तो नंदू भी बालकनी में आ गई और आनंद के पास खड़ी हो गई। आनंद ने एक नज़र उसे देखा। होल्ड इट। आनंद ने मग नंदू को दिया और वापस रूम में गया। कबर्ड से शॉल निकाला और बाहर आ पीछे से नंदू के कवर कर दिया। ये दिल्ली है नंदिता, और यहाँ की ठंड बहुत तेज होती है। आनंद ने वापस कॉफी ले पीते हुए कहा। जबलपुर में भी ऐसी ही तेज सर्दी पड़ती है। नंदू बोली। ये मेरी फेवरेट प्लेस है। आनंद ने झूले पर बैठते हुए कहा। नंदू बस खामोशी से उसे देखती रही। आओ बैठो। आनंद ने हाथ बढ़ाकर उसे पास बिठाया। रोज रात की कॉफी यही पीता हूं और सारे दिन का सोच विचार भी। आनंद बोला। नंदू ने अपने पैर ऊपर किए और आनंद के कंधे से सिर टिका लिया। आनंद ने मुस्करा के उसे देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रख खुद के करीब कर लिया। आपका रूम बहुत अच्छा है और ये बालकनी भी। नंदू बोली। हमारा रूम। और जल्दी ही हम दोनों का हर कुछ एक होगा। आनंद बोला तो नंदू ने गर्दन उठा उसकी तरफ देखा। तुम्हारी जैसी लड़की से कोई कब तक प्यार नहीं करेगा? आनंद ने उसका सिर थपक के कहा तो नंदू मुस्करा उठी। आपका रूम बहुत अच्छा है और ये बालकनी भी। नंदू बोली। हमारा रूम। और जल्दी ही हम दोनों का हर कुछ एक होगा। आनंद बोला तो नंदू ने गर्दन उठा उसकी तरफ देखा। तुम्हारी जैसी लड़की से कोई कब तक प्यार नहीं करेगा? आनंद ने उसका सिर थपक के कहा तो नंदू मुस्करा उठी। आओ तुमको किसी से मिलवाता हूं। आनंद ने नंदू का हाथ थामा और अपने कमरे के अंदर स्टडी रूम में आया। नंदिता बस उसके साथ आ गई, उसे नहीं बताया कि वो पहले भी आ चुकी है। आनंद ने दीवार पर लगी अनंता की तस्वीर की तरफ देखा। तुम घर में सबसे मिल चुकी हो, सबको जान चुकी हो, पर मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बाकी है। फिर वो जिनके होने से मेरा वजूद है, मुझे इस दुनिया में लाने वाली। आनंद बोला तो नंदू ने भी फोटो की तरफ देखा। इनसे आज तुमको मिलवाना चाहता हूं, आनंद ने कहा। नंदू खामोश खड़ी रही। यह मेरी मां है नंदू। अनंता राठौर, आनंद ने कहा तो नंदिता ने आनंद की तरफ देखा। मैं कोई 4 या 5 साल का रहा होऊंगा तब मां को बहुत ही सीरियस हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। हार्ट का ऑपरेशन होना था पर कोई भी अच्छा सर्जन नहीं मिल सका और धीरे धीरे मां अपनी जिंदगी से हारती चली गई। ज्यादा कुछ उनका याद नहीं है, जो कुछ भी है वो दादी माँ ने ही बताया है, पर ना जाने क्यों हर समय ऐसा लगता है कि माँ हमेशा मेरे साथ मेरे आसपास रहती है। आनंद बोला तो नंदू की आंखें भर आई। मम्मी मेरी मौसी थी और फिर दादी माँ ने पापा की शादी मौसी के साथ करा दी ताकि मुझे माँ मिल सके। आनंद बोला पर नजर अनंता की तस्वीर पर टिकी रही। पर मेरा बचपन से ही ऐसा नेचर रहा है कि मैं बहुत जल्दी किसी से नहीं जुड़ पाता हूँ। मम्मी को भी बहुत कोशिश करनी पड़ी और मुझे भी काफी समय लगा जब मैंने उन्हें अपनी माँ की जगह दी है।
या कहना चाहिए उन्हें अपनी मम्मी माना, पर माँ की जगह आज भी सिर्फ अनंता माँ की ही है, आनंद ने कहा और उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। नंदिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो आनंद ने अपनी हथेलियों से आंखों को पोंछकर उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूं नंदू, ताकि तुम मुझे समझो। मुझे थोड़ा समय लगता है किसी भी नए रिश्ते से जुड़ने के लिए। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए मैंने रिश्ते के लिए भी हाँ कहा था। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं अपनी जिंदगी में, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा और वही मैंने तुमसे मांगा था। आनंद बोला तो नंदू के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। मैं कभी भी किसी भी रिश्ते में या किसी भी इमोशन में जल्दबाजी करने में यकीन नहीं रखता। धीरे धीरे जब लोग एक दूसरे को समझते हैं तो रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमें बाद में गलत लगते हैं, आनंद बोला तो नंदू ने नजर झुका ली। आनंद ने उसके चेहरे को हथेलियों में लेकर ऊपर किया। हमारे रिश्ते में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता हो चुका है, हम पति पत्नी है, तो एहसान भी जल्दी ही आएंगे, पर फिर भी किसी भी बात की जल्दबाजी करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझें। अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे के लिए फीलिंग और प्यार का एहसास हो तो हमारा रिश्ता शायद बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसा मेरा सोचना है, आनंद ने कहा। और आपका सोचना बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। मुझे आपकी बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद चाहती हूं कि हमारा रिश्ता परफेक्ट हो। एक दूसरे के लिए प्यार हो, रेस्पेक्ट हो और अटूट विश्वास हो, क्योंकि हर रिश्ते का आधार विश्वास होता है, नंदू बोली। आप मेरी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास रख सकते हैं डॉक्टर साहब, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको तकलीफ दे या जो आपको लगे कि गलत है, नंदू बोली। आनंद बस उसे देखता रहा। ठीक इसी तरीके से मैं भी आप पर विश्वास करती हूं और वादा करती हूं कि यह विश्वास हमेशा यूं ही रहेगा। नंदिता ने आनंद की हथेलियों के ऊपर अपने हाथ रखकर कहा। थैंक यू सो मच नंदू। बस तुम्हारी बात सबसे खास है, तभी तो मैं इतनी जल्दी तुमसे इतना गहरा जुड़ता जा रहा हूं, आनंद ने मुस्कुराकर कहा तो नंदिता भी मुस्कुरा उठी। अभी रात बहुत हो गई है, सो जाओ, आनंद ने हौले से नंदू के सिर पर किस किया और बिस्तर पर अपनी जगह जा लेटा। नंदिता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वह भी अपनी जगह पर आकर लेट गई। दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी थी, दोनों ही बेड के एक एक साइड लेटे हुए थे। आनंद ने करवट ली और नंदिता की तरफ चेहरा कर लिया। नंदिता पहले से ही आनंद की तरफ देख रही थी। आनंद ने अपनी हथेली आगे करके बेड के बीच में रख दी और नंदिता की आंखों में देखा तो नंदिता ने अपनी हथेली आनंद की हथेली के ऊपर रख दी। आनंद हौले से मुस्कुराया और फिर नंदू की हथेली को थाम लिया और उसी के साथ दोनों ने आंखें बंद कर ली। आज के खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। एक रिश्ता दोस्ती का, एक दूसरे के ऊपर विश्वास का और विवाह के इस सूत्र बंधन में आगे बढ़ने की पहल का। एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोनों गहरी नींद में चले गए। सुबह आनंद की नींद जल्दी खुली, क्योंकि उसकी हमेशा की आदत थी नजर पास में सो रही नंदिता पर गई और हाथ में थामे हुए उसके हाथ पर गई। आनंद ने उसकी हथेली को सीधा किया और एक बार दोबारा से उस पर लिखे अपने नाम पर नजर डाली। आनंदिता, मेरी नंदिता, आनंद धीरे से बोला और फिर हौले से झुककर नंदिता की हथेली को चूम लिया और फिर उठकर वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद वह घर में ही बने हुए उन लोगों के जिम में चला गया जहां पर उसकी रोज आदत थी कुछ देर तक एक्सरसाइज करने की। कुछ देर बाद नंदू की नींद खुली। घड़ी की तरफ देखा जो कि सुबह के 6 बजा रही थी। दूसरी तरफ नजर डाली तो वहां आनंद नहीं था। नंदिता उठ खड़ी हुई और चारों तरफ देखा, आनंद कहीं भी नजर नहीं आया। नंदिता ने बाथरूम में देखा तो आनंद वहां भी नहीं था। ये डॉक्टर साहब सुबह सुबह कहाँ चले गए, नंदू बोली और फिर अपना फोन उठाया और आनंद को कॉल करने का सोचा। पर डॉक्टर साहब ने तो नंबर बदल लिया है, मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूं, उनसे नंबर भी नहीं लिया नया वाला, नंदू बोली और कपड़े ले वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर वह रेडी हो गई, तभी आनंद एक्सरसाइज करके कमरे में आ गया। नंदिता ने एक नजर आनंद पर डाली। इस समय आनंद बेहद ही हॉट और अपीलिंग लग रहा था। उसका गठीला शरीर और उस पर पसीने के कारण चिपकी टी शर्ट के कारण साफ दिख रहा था। माथे पर बिखरे हल्के हल्के गीले बाल उसे बेहद अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे।
नंदिता ने उसे एक नज़र देख आंखें झुका ली। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आनंद उसके बिल्कुल पास में आकर खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग नंदू। आनंद ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आप सुबह सुबह क्या जॉगिंग करके आ रहे हैं? इतना पसीना, नंदिता बोली। जॉगिंग नहीं, यहीं पर घर में ही जिम है, वहां पर एक्सरसाइज करता हूं डॉट। अभी अभी कार्डियो करके आ रहा हूं, इसलिए पसीना तो आएगा ही ना, आनंद बोला और सोफे पर बैठ गया। नंदू ने उसकी तरफ देखा। आज का दिन तो हॉस्पिटल में बिजी रहूंगा, पर कल संडे है तो कल का पूरा दिन फ्री रहूंगा। कल हम कहीं बाहर चलेंगे घूमने के लिए, आनंद ने कहा तो नंदिता ने उसकी तरफ देखा। पर आज रात को भाई साहब आ जाएंगे, नंदिता बोली। मतलब? आनंद ने कहा। वह मुझे पग फेरों के लिए लेने के लिए आ रहे हैं। कल सुबह मुझे वापस जबलपुर जाना है, नंदिता बोली। व्हाट? आनंद एकदम से उछल पड़ा। मम्मी ने कल शाम ही बताया था मुझे, और फिर भाई साहब और भाभी से भी बात हुई है। पर कल आप शिवांश को लेकर परेशान थे, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई, नंदिता ने कहा। दिस इज रॉन्ग, आनंद बोला। नंदू ने उसकी तरफ देखा। यह तो गलत बात है ना? ऐसे कैसे? अभी 2 दिन तो हुए हैं तुम्हें यहां आए हुए और फिर से वापस चली जाओगी, आनंद नाराजगी से बोला। दिस इज रॉन्ग, आनंद बोला। नंदू ने उसकी तरफ देखा। यह तो गलत बात है ना? ऐसे कैसे? अभी 2 दिन तो हुए हैं तुम्हें यहां आए हुए और फिर से वापस चली जाओगी, आनंद नाराजगी से बोला। थोड़े दिन के लिए ही तो जाऊंगी, फिर आप मुझे ले आना जल्दी से, नंदिता ने मुस्कुराकर कहा। पर आनंद को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। एक कोशिश शुरू की थी, पर अब तुमको जाना है, आनंद ने मायूसी से कहा। ये रश्म है, नंदू बोली। आनंद ने नंदू को देखा, पर उसने नंदिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कपड़े और टॉवल ले वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर साहब, नंदू ने कहना चाहा, पर आनंद ने दरवाज़ा बंद कर लिया। नंदिता ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया था कि आनंद उसके जाने के कारण नाराज है, और उसे नहीं पसंद आया कि नंदिता 2 दिन बाद ही जा रही है, पर वह भी क्या कर सकती थी इसमें। रश्म थी और रश्में सबको निभानी ही पड़ती है। नंदिता बस आनंद के बाहर आने का इंतजार करने लगी। तभी माला ने दरवाज़ा नॉक किया। हाँ माला दीदी डॉट, नंदू बोली। बहू जी, आप नहा ली हो तो आ जाओ तनिक मंदिर में। आज पूर्णिमा हैगी और दादी माँ पूजा करन के लाए तुम्हारी राह देख रही है, माला बोली तो नंदू ने वॉशरूम की तरफ देखा और फिर माला के साथ बाहर निकल गई और जाकर शोभना के साथ मंदिर में पूजा की तैयारी करवाने लगी। पर उसका ध्यान पूरा आनंद और उसकी बातों पर था। आनंद से ठीक से बात भी नहीं कर पाई और ना ही उनको समझा पाई। मैं अभी अभी तो रिश्ते में थोड़ी सी गहराई और मजबूती आने शुरू हुई थी, और अभी अभी ये नाराजगी, नंदू खुद से बोली। आनंद हर्ट हो गया था और नंदिता को बुरा लग रहा था, पर वह करती भी तो क्या करती, इसलिए चुपचाप दादी माँ के साथ पूजा करने में लग गई। आनंद शॉवर ले बाहर आया और देखा नंदिता कमरे में नहीं है। आनंद का और ज्यादा मूड बिगड़ गया। एक तो अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं मेरे साथ रहते हुए, और मैडम को वापस जाना है जबलपुर। और जब समझ में आ गया कि मुझे बुरा लग रहा है और मैं नाराज हूं, तो रुकी भी नहीं 2 मिनट मुझसे बात करने के लिए। कहती है कि पूरी कोशिश करेगी, यह है इसकी कोशिश, आनंद गुस्से से भुनकता हुआ बोला। 10 मिनट भी मेरा इंतजार नहीं किया डॉट। एक बार तो मुझसे कहती है कि जल्दी आ जाना लेने के लिए। जाना जरूरी है वरना नहीं जाती, पर नहीं। और रुकेगी भी क्यों, मेरे पास प्यार जो नहीं करता मैं उसे, आनंद न जाने क्या क्या बोले जा रहा था। पर प्यार होने के लिए भी तो साथ होना जरूरी है, अब ये कौन समझाए, आनंद बोला और जल्दी जल्दी अपने बालों को ड्राइवर से सुखाने लगा। चेहरे पर गुस्सा बार बार आ रहा था और दिल में पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी तकलीफ और कसक महसूस हो रही थी। रेडी होकर आनंद नीचे आया तो देखा नंदू हॉल में भी नहीं है, वह शोभना के साथ मंदिर में पूजा कर रही थी। आनंद हॉल में बैठकर पूजा खत्म होने का इंतजार करने लगा ताकि आरती ले सके। क्या हुआ आनंद, तुम ठीक हो? मतलब कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं मम्मी, मैं ठीक हूं, आनंद बोला। शाम को दिवाकर जी आ रहे हैं नंदिता को पग फेरे के लिए लेने।
तो हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, संध्या बोली। पर अभी 2 दिन तो हुए हैं मम्मी उसे आए, आनंद बोला। रश्म है बेटा। फिर तुम जाकर ले आना, संध्या बोली। आनंद खामोश रहा। पूजा पूरी हुई और शोभना ने आरती शुरू कर दी तो सारे लोग मंदिर के सामने आ गए। सब ने आरती ली। आनंद ने नंदिता को देखा और फिर वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। माला सबके लिए नाश्ता लगाने लगी और नंदिता माला की मदद करने लगी। आनंद ने चुपचाप ब्रेकफास्ट किया और फिर उठ खड़ा हुआ। दादी माँ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आज ज्यादा काम है तो बिजी रहूंगा। रात को आने में भी देर हो जाएगी तो आप लोग कोई भी मेरा इंतजार मत कीजिएगा, आनंद ने कहा और जाने लगा। नंदिता एकटक उसे देख रही थी पर वह सब लोगों के बीच में क्या ही तो कहती। आनंद ने पलटकर नंदिता की तरफ देखा और फिर वापस संध्या की तरफ देखने लगा। मम्मी किसी को भी मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं। किसी को मतलब किसी को नहीं, आनंद बोला और जल्दी से निकल गया। इसको क्या हो गया, संध्या ने कहा तो शोभना ने नंदिता को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठा लिया। क्या हुआ इसे, सुबह सुबह इसका मूड क्यों उखड़ा हुआ है, शोभना बोली तो नंदिता ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। तुमने उसे बता दिया क्या कि तुम जबलपुर जा रही हो, शोभना बोली तो नंदिता ने उनकी तरफ देखा और वह वापस से गर्दन झुका ली। बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी ऐसे ही मुंह फुला लेते थे मेरे मायके जाने की बात पर, शोभना बोली तो नंदिता मुस्करा उठी। अच्छा है, थोड़ा एहसास होगा उसे। धीरे धीरे ऐसे ही करके तुम दोनों के बीच का प्यार बढ़ता जाएगा, शोभना ने नंदिता के सिर पर हाथ रखकर कहा। चल अब मन खराब मत कर। भले कहकर गया है पर देखना जैसे ही फ्री होगा जल्दी आने की कोशिश करेगा। उसकी शक्ल सूरत देखकर इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है कि तुम्हारा जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, तो तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए जल्दी आने की कोशिश जरूर करेगा, शोभना ने नंदिता के गाल से हाथ लगाया। तुम भी सारे काम से फ्री रहना और वैसे भी शाम को तुम्हारे भाई साहब भी तो आने वाले हैं, फिर उनके साथ भी तो थोड़ा समय बिताना होगा ना। अपना जरूरी सामान लगा लो ताकि जब आनंद आए तब फ्री रहो। शोभना ने कहा। जी दादी माँ, नंदिता बोली और फिर उठकर संध्या और रूपाली के साथ बाकी के काम देखने लगी। धीमे धीमे घर के सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए तो नंदू भी कमरे में आ गई। पहले जबलपुर से लाया सामान कबर्ड में जमाया, फिर अपनी जरूरत का थोड़ा सामान एक छोटे बैग में रख लिया साथ ले जाने के लिए। अरुणा हॉल में बैठी थी। शिवांश सुबह से अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। क्या हुआ यह शिवांश बाहर नहीं आया है नाश्ता वगैरह करने के लिए, अरुणा ने कहा। पता नहीं क्यों नहीं आया, मुझे लगा शायद देर में उठता होगा इसलिए मैं भी नहीं गई उठाने, संध्या बोली। कोई बात नहीं भाभी, मैं देखती हूँ, अरुणा बोली और शिवांश के कमरे की तरफ चल दी। दरवाजा खटखटाया तो शिवांश ने दरवाजा खोला। शिवांश बेटा, सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, तुम ब्रेकफास्ट के लिए बाहर नहीं आए, क्या हुआ? अभी तक उठे नहीं थे क्या या भूख नहीं है, अरुणा ने कहा। मैं बहुत पहले उठ गया था माँ। पर वह क्या है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ, शिवांश बोला। क्या समझ में नहीं आ रहा था, अरुणा ने कहा। बड़ा ही अजीब लग रहा है माँ। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ। यूं अनजाने लोगों के बीच में अधिकार से रहना मतलब आप नहीं समझ सकती, शिवांश बोला। अगर दिल से रिश्ते जुड़े तो कोई अनजान नहीं होता और हम सब ने तुम्हें दिल से अपना माना है बेटा, इसलिए मन में कोई भी झिझक मत रखो। बेफिक्र होकर रहो क्योंकि दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं, अरुणा बोली। क्या सच में माँ, शिवांश ने प्रश्न किया। एक पल को अरुणा सोचने लगी, फिर शिवांश के गाल से हाथ लगाया। कभी कभी सच्चे रिश्ते खून के रिश्ते से भी बढ़कर हो जाते हैं। दिल जिसे अपना मान ले वह उसको उसका हो जाता है, फिर रिश्ता चाहे खून का हो या ना हो, अरुणा बोली। पर कभी कभी कुछ लोगों को लोग बिना जाने समझे ही खुद से दूर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है माँ? क्यों नहीं सोचते लोग कि जिससे वह नाराज है शायद उनकी गलती ही ना हो, शिवांश ने कहा तो अरुणा ने उसकी तरफ देखा। तुम बातें बहुत घुमा फिरा कर कहते हो, क्या कहना चाहते हो सीधे सीधे बोलो ना, अरुणा ने कहा। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही ख्याल आ गया, मुझे तो ऐसे ही कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं है।
मन में बस ऐसे ही विचार आ रहे थे कि आप लोग अनजान होकर भी मुझे घर पर रख ले आए। इतना प्यार कर रहे हो, अपनों के बीच रख रहे हो, वही कई बार कुछ लोगों को तो उस गुनाह की सजा में अकेला कर दिया जाता है जो उन्होंने किया भी नहीं होता, शिवांश बोला। ऐसा हो तो उन्हें साफ बात करनी चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। अब आ जाओ नाश्ता करने, अरुणा बोली और मुस्कुरा के चली गई। बात करने ही तो आया हूं और सब कुछ सही करने, शिवांश खुद से बोला और वो भी अरुणा के पीछे आ गया। आनंद का यूं नाराज होना नंदिता को भी बुरा लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने फोन उठाया ताकि आनंद को फोन कर सके। ऐ भगवान, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, किसी से ले भी नहीं सकती। अभी किसी को बोलूंगी कि उनका नंबर दे दो तो सब क्या सोचेंगे कि 1 महीना हो गया रिश्ता तय हुए, शादी हो गई और मेरे पास उनका नंबर ही नहीं है। इसमें बेइज्जती सिर्फ उनकी नहीं मेरी भी है, नंदू सोच रही थी। नहीं नहीं, सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, और यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। और हमारे बीच में क्या है, जरूरी नहीं कि हर किसी को पता चले। बस अब शाम को डॉक्टर साहब आएंगे तब ध्यान से उनसे नंबर ले लूंगी। उनका तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, जब बिजी हो जाते हैं तो उन्हें कोई होश ही नहीं रहता। पर इस बार मैं खुद उनसे बात हुई करती रहूंगी जबलपुर जाने के बाद। वैसे ही तो मुंह फुलाए बैठे हैं वह, नंदिता ने खुद से ही कहा और फिर आनंद का इंतजार करने लगी। शाम को 6 बजे तक आनंद नहीं आया। आज दिवाकर आने वाले थे तो बाकी सब लोग जल्दी घर आ गए। अर्नव निमेश ऑफिस में रुक गए और सूरज अमृत घर जल्दी आ गए ताकि दिवाकर का स्वागत कर सकें और उन्हें ऐसा न लगे कि किसी को उनके आने का कोई फर्क ही नहीं। शाम 7 बजे दिवाकर और उनका ड्राइवर आ पहुंचा। सबने प्यार से उनका स्वागत किया। नंदू भी उन्हें देख उनके गले लग गई। पहली बार वो दिवाकर और मधु से दूर हुई थी तो भावुक हो गई। सब लोग हॉल में बैठ गए और चाय नाश्ता शुरू हो गया। थकान हो गई होगी दिवाकर जी, बहुत लंबा सफर है, सूरज ने कहा। हाँ जी, सफर तो बहुत लंबा है, पर साथ में ड्राइवर था। दोनों लोगों ने थोड़ा थोड़ा समय ड्राइव किया तो समय आराम से निकल गया। अब फिर कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे ताकि शाम को समय पर पहुंच सकें, दिवाकर बोले। हाँ जी बिल्कुल निकल जाए ताकि आपको पहुंचने में फिर ज्यादा रात नहीं होगी, अमृत ने कहा। आनंद बाबू घर पर नहीं है क्या, दिवाकर ने पूछा। अभी तो नहीं है, हमने उसको बता दिया है कि आप आ रहे हैं तो शायद वह जल्दी आने की कोशिश करेगा, संध्या बोली। हाँ मैं समझ सकता हूं, उनका काम भी तो इतना खास है। अब कार्डियक सर्जन कोई आम बात तो नहीं है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है और डॉक्टर इस समय यह नहीं कह सकते कि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, दिवाकर ने मुस्कुराकर कहा तो नंदिता के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दिवाकर के चेहरे की खुशी देख नंदू के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि आ गई। ड्राइवर को सर्वेंट क्वार्टर में ठहरा दिया गया और दिवाकर का इंतजाम गेस्ट रूम में कर दिया गया। नंदिता बेटा अपने भाई साहब को रूम में ले जाओ और उन्हें कुछ भी जरूरत हो तो दे दो। थोड़ी देर आराम कर लेंगे, तब तक आनंद अर्नव और निमेश भी आ जाएंगे तो फिर खाना सब लोग साथ में खाएंगे, शोभना बोली। जी दादी माँ, नंदिता ने कहा और उठ खड़ी हुई। चलिए भाई साहब, नंदिता बोली और दिवाकर को लेकर कमरे में चली गई। कमरे में आते ही दिवाकर ने उसके हाथ को थामा और बेड पर आ बैठे। अब बताओ बेटा, सब ठीक तो है ना? यहां सब तेरा ध्यान रखते हैं ना? डॉट तो खुश है ना? दिवाकर ने नंदिता के सिर पर हाथ रखकर कहा। हाँ भाई साहब, सब बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं खुश हूं, नंदिता बोली। हाँ वह खुशी तो मुझे दिख रही है तेरे चेहरे पर, फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए पूछ लिया। मुझे और क्या चाहिए, बस तू खुश रहे, दिवाकर बोले। हाँ भाई साहब, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। सब अच्छे हैं, सब ध्यान रखते हैं मेरा, और आपने खुद इन लोगों को चुना है तो फिर कोई गलत कैसे हो सकता है, नंदिता बोली। और आनंद बाबू, उनका व्यवहार ठीक है ना? मतलब वो थोड़ा बिजी ज्यादा रहते हैं तो बस ऐसे ही मैंने पूछा, दिवाकर बोले। वह भी ठीक है भाई साहब, ध्यान रखते हैं मेरा। अब उनका काम ही ऐसा है कि व्यस्त रहते हैं, पर कोई बात नहीं, जितना टाइम घर पर रहते हैं उतना टाइम सबके साथ रहते हैं।
सबका ध्यान रखते हैं, नंदिता बोली। दिवाकर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बस तुझे और तेरे सुखी परिवार को देख लिया तो मन को बड़ी तसल्ली हो रही है। अच्छा बेटा, तैयारी कर ले, कल हमें सुबह जल्दी निकलना होगा, नहीं तो पहुंचने में बहुत रात हो जाएगी। ड्राइवर है साथ में पर फिर भी सफर लंबा है, दिवाकर बोले। जी भाई साहब, मेरी पूरी तैयारी हो गई है। भाभी से और आपसे कल ही बात हो गई थी तो मैंने पहले ही तैयारियां लगा ली है। आप जब बोलोगे उस समय हम लोग निकल चलेंगे, नंदिता बोली। ठीक है, अब तुम जाओ अपना काम देख लो, मैं भी फ्रेश होता हूं, फिर बाहर ही आ बैठूंगा, दिवाकर बोले तो नंदिता उठकर बाहर निकल गई। डिनर के समय तक अर्नव और निमेश भी आ गए थे और सब लोगों ने साथ में खाना खाया। आनंद अभी नहीं आ पाया था। संध्या ने उसे कॉल करके पूछा तो उसने बता दिया कि उसे आने में देर हो जाएगी और उसने दिवाकर से बात करके उनसे भी माफी मांग ली कि एक इमरजेंसी केस में उलझा है, इसलिए आने में देर हो जाएगी। सबका खाना हुआ और सब आराम करने चले गए। आप भी आराम कीजिए भाई साहब, आप थके हुए हैं, सफर के डॉक्टर साहब से सुबह मिल लीजिएगा, नंदिता बोली तो दिवाकर भी उठकर चले गए। हमेशा की तरह संध्या हॉल में बैठकर आनंद का इंतजार करने लगी। नंदिता अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। जब उसका मन नहीं लगा तो वह नीचे आई। वहां संध्या को बैठे देखा तो उनके पास आकर बैठ गई। मम्मी आप आराम कर लीजिए, मैं इंतजार करती हूं डॉक्टर साहब का। नंदिता ने कहा तो संध्या ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके गाल से आग लगाया। ठीक है बेटा, मैं जाती हूं। अब आनंद की तरफ से निश्चिंत हूं, तुम जो हो उसका ख्याल रखने के लिए। अब बस आरंव और निमेश की भी शादी हो जाए तो उनकी बीवियां इंतजार कर लिया करेंगी और मैं चैन की नींद सोऊंगी, संध्या मुस्कुरा के बोली और कमरे में चली गई। 11:30 बजे आनंद घर आया तो हॉल में बैठी नंदिता पर नजर गई। आनंद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई पर अगले ही पल उसे याद आया कि नंदिता जाने वाली है और पूरे दिन में उसने बात भी नहीं की तो आनंद का मुंह फिर से बन गया और तो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। ये भी न एकदम बच्चे बन गए हैं। नंदिता ने गहरी सांस ली और फिर किचन में आकर खाना गर्म किया और आनंद के लिए प्लेट लगाकर कमरे में आ गई। तब तक आनंद फ्रेश होकर आ गया था और सोफे पर बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था। खाना खा लीजिए डॉक्टर साहब। नंदिता ने प्लेट को टेबल पर रखते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है और मैंने कहा था ना, किसी को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही इंतजार करने की जरूरत है, फिर क्यों जाग रही हो अब तक, आनंद बोला। जब तक आप रूठे रहेंगे और मुझसे बात नहीं करेंगे मुझे नींद कैसे आएगी। नंदिता ने मासूमियत से कहा तो आनंद ने उसकी तरफ देखा। अगर इतनी परवाह है तो फिर इस तरीके से जाने की क्या जरूरत है? तुम मना भी तो कर सकती थी ना भाई साहब और भाभी से कि कुछ दिन बाद आओगी, आनंद बोला। बस थोड़े से दिनों के लिए ही तो जा रही हूं, फिर हमेशा ही तो रहना है आपके साथ, और फिर मैं कैसे मना करती, यह सारी चीजें तो मुहूर्त के हिसाब से होती है ना, नंदू बोली। फिर भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आनंद ने नाराजगी से कहा। प्लीज ऐसे परेशान न हो आप, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, और मेरे लिए मत सोचो। जाओ तुम करो सबकी मर्जी का, बस मेरा ख्याल नहीं, आनंद ने गुस्से से कहा। नंदू की आंखें भर आई। इसलिए आप मुझसे नाराज हो गए बिना मेरी किसी गलती के? अब रश्म है तो उसके लिए मैं कैसे मना कर सकती हूं? आपने मुझसे बात नहीं की और नाराज हो गए, सुबह से इंतजार कर रही हूं कि अब आप आओगे और आप इतनी देर में आए हो और अभी भी नाराज हो। अभी भी बात नहीं करनी आपको और ना ही खाना खाना है, यह तो गलत है ना डॉक्टर साहब, नंदिता बोली और उसकी आंखों में भरे आंसू गालों पर आ गए। यार तुम ये आंसुओं से हमेशा कमजोर कर देती हो, मुझे नहीं देख सकता तुमको यूं दुखी, आनंद ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठाया और अपने अंगूठे से उसकी आंसू साफ कर दिए। तो बताइए ना, इसमें मेरी क्या गलती है जो आप मुझसे नाराज हो रहे हैं? और जा रही हूं तो वापस भी तो आऊंगी ही। आप ले आना मुझे जल्दी, नंदिता बोली तो आनंद ने उसे एकदम से अपने सीने से लगा लिया। बस यही तो सुनना चाह रहा था ना सुबह से, पर तुम हो की बात ही नहीं की और नीचे चली गई। एक बार कह देती कि अपनी मर्जी से नहीं जा रही हो और मैं जल्दी लेने आ जाऊं तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, आनंद ने कहा तो नंदिता भरी आंखों के साथ मुस्कुरा उठी।
मुझे समय ही कहाँ मिला, आप नाराज होकर बाथरूम में चले गए। फिर माला दीदी मुझे नीचे पूजा के लिए ले गई। नाश्ते के बाद आप तुरंत निकल गए। 2 मिनट भी आपने मुझसे बात नहीं की। आपका नंबर भी मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे कॉल करके बात कर पाती, नंदिता ने कहा। तो तुम नंबर किसी से ले सकती हो। आनंद ने उसे सामने करके कहा। अगर किसी से नंबर मांगती तो उन्हें पता चल जाता ना कि हमारे पास अभी तक एक दूसरे का नंबर भी नहीं है। हम बात तक नहीं करते हैं अब तक, और यह बात तो ठीक नहीं रहती ना। कुछ बातें सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहे वही बेहतर है, यही सोचकर मैंने नंबर नहीं लिया, नंदिता ने कहा तो आनंद मुस्कुरा उठा। तुम बहुत समझदार हो नंदिता, एंड आई एम लकी कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनी, आनंद ने कहा और तुरंत नंदिता का फोन उठा। उसने अपना नंबर सेव कर दिया और उससे अपने फोन पर कॉल लगा लिया तो नंदिता का नंबर भी उसके पास आ गया। बस अब तो कोई शिकायत नहीं है। नंबर सेव कर दिया है और अब जब चाहो तुम मुझसे बात कर सकती हो। और अगर आप बिजी हुए तो कॉल नहीं लूंगा, और अगर बिजी नहीं हुआ तो हमेशा तुमसे बात करूंगा, आनंद ने कहा तो नंदू खुश हो गई। आप खाना खा लीजिए और आराम कर लीजिए, आप भी थक गए होंगे और भाई साहब कह रहे थे कि हमें भी सुबह जल्दी निकलना होगा, नंदिता बोली। आनंद ने उसकी आंखों में देखा। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि तुम्हें जाने दूं। अभी अभी तो तुमसे रिश्ता गहरा होना शुरू हुआ। तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे समय बिताना भाता है मुझे, आनंद ने कहा। नंदू भी उसकी आंखों में देख रही थी। अभी अभी तो हमने एक दूजे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे और अभी तुम्हारा जाने का हो रहा है। पर कोई बात नहीं, रस्म है तो निभानी ही पड़ेगी। मम्मी से पूछकर जल्दी तुम्हें लेने आने की कोशिश करूंगा, आनंद ने कहा। थैंक यू, नंदिता बोली। फॉर वॉट? मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, नंदू ने कहा। आनंद मुस्कराया और नंदू के गाल को हौले से सहलाया। तुम्हारे और मेरे बीच बहुत खास रिश्ता है नंदू, और मैं बस उस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता हूं और वही कोशिश कर रहा हूं, आनंद ने कहा। खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है, नंदू बोली तो आनंद ने शुरू कर दिया। वैसे इतना सारा तुम 2 लोगों का ले आई हो ला क्या? आनंद बोला और नंदू की तरफ देखा। तुमने खाना खा लिया? आनंद ने पूछा। नहीं, अभी नहीं खाया है, मैंने आपका इंतजार कर रही थी, नंदिता बोली। तुम्हें इतनी रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मतलब बाकी लोगों के साथ खाना खा लिया करो। मेरा कई बार ऐसा हो जाता है और कई बार खाना खाता भी नहीं हूं लेट नाइट। तो तुम भी मत इंतजार किया करो, आनंद ने कहा। कोई बात नहीं है, आप अभी तक नहीं खाते होंगे, पर अब जब मैं आपको इंतजार करते मिलूंगी तो फिर आपको मेरे साथ खाना खाना ही पड़ेगा, नंदू ने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर शुरू करो, आनंद बोला और एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। नंदू ने तुरंत मुंह खोल दिया और फिर दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने चले गए क्योंकि सुबह नंदिता को जल्दी जाना था। नंदिता जल्दी उठ गई और आनंद के उठने तक वो रेडी भी हो चुकी थी। आनंद की नींद खुली तो सामने सोफे पर नंदिता को तैयार बैठे देखा। आनंद के चेहरे पर तुरंत ही उदासी आ गई। नंदिता उसके सिरहाने आकर बैठी और उसके सिर पर हाथ रखा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, नंदू बोली। आनंद ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी गोद में अपना सिर रख दिया और हाथों को उसके कमर से लपेट लिया। इन 2 दिनों में ही आदत हो गई है, इस कमरे को भी और मुझे भी तुम्हारी। अब तो मन ही नहीं लगेगा, बस जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा और तुम प्लीज कोई भी बहाना मत बना देना, आनंद ने कहा। मतलब? नंदू ने नासमझी में कहा। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा से वहां रही हो। तुम्हारा मन करेगा वहां ज्यादा देर रुकने, पर अभी जल्दी आ जाना, फिर मैं तुमको लेकर जाया करूंगा ना, आनंद ने कहा तो नंदिता के चेहरे पर स्माइल आ गई। आप जब भी लेने आओगे आ जाऊंगी डॉक्टर साहब। आना जाना तो चलता ही रहेगा। वह घर भी मेरा है और मुझे वहां से अटैचमेंट भी है, नंदू बोली। तुम्हें कभी भी आने जाने के लिए रोक नहीं होगी। मैं खुद लेकर चला करूंगा, पर अभी नहीं। अभी ज्यादा दिन नहीं रुकने दूंगा, आनंद ने कहा तो नंदिता मुस्कुरा उठी और उसकी आंखें भर आई। आनंद उठकर बैठा और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच लिया। दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जल्दी लेने आऊंगा।
जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है, इसलिए तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, आनंद बोला। नंदिता ने पलकें झुका ली। आनंद ने झुककर उसके माथे को किस किया तो नंदिता की आंखें बंद हो गई। इस बार कोई भी गलती नहीं होगी, मुझसे वादा करता हूं, तुमसे रोज बात करूंगा, फिर भी अगर कभी मैं न कर जाऊं तो तुम प्लीज मुझसे बात करना, आनंद ने कहा तो नंदिता ने गर्दन हिला दी। चलो अभी मैं भी रेडी हो जाता हूं, भाई साहब से भी नहीं मिल पाया था रात को, अभी उनसे मिल लेता हूं वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, आनंद ने कहा। ठीक है, आप रेडी हो जाइए, फिर हम चलते हैं नीचे, नंदिता बोली। आनंद रेडी होने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। दिवाकर पहले से ही रेडी होकर हॉल में बैठे थे। बाकी संध्या, सूरज और शोभना भी उठ चुके थे। अभी सुबह के 6 बज रहे थे तो घर के ज्यादातर लोग अभी हॉल में नहीं थे, पर दिवाकर को जल्दी निकलना था इसलिए वो रेडी हो गए थे, तो वही संध्या और सूरज भी इसीलिए जल्दी आ गए थे ताकि दिवाकर और नंदिता की विदाई कर सकें। नमस्ते भाई साहब, सॉरी कल रात को बहुत लेट हो गया था, एक इमरजेंसी केस की वजह से तो आपसे मिल नहीं पाया, आनंद ने आकर दिवाकर के सामने हाथ जोड़कर कहा। कोई बात नहीं है आनंद बाबू, मैं समझ सकता हूं आपका काम। हमारे साथ ही तो ऐसा होता है, कई बार हम बाहर माल लेने के लिए निकल जाते हैं तो हमें आने में देर हो ही जाती है। आप ऐसा कुछ मत सोचिए, दिवाकर बोले। आनंद उनके पास ही बैठ गया और दिवाकर से बातचीत करने में लग गया। इतनी देर में संध्या ने नंदू और दिवाकर के लिए खाना और नाश्ता पैक करवा दिया ताकि रास्ते में उन्हें परेशानी ना हो। थोड़ी देर में परिवार के बाकी लोग भी आ गए और नंदिता के जाने की तैयारी शुरू हो गई। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए सूरज जी, और बता दीजिएगा कि नंदू को वापस लेने के लिए कब आ रहे हैं, मैं तैयारी कर लूंगा, दिवाकर बोले। जी बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी का मुहूर्त निकलवाऊंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि नंदिता ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ रहे, संध्या ने कहा। जी बिल्कुल, आपकी बहू है और आपके साथ ही रहना है उसे, दिवाकर बोले। मैं नंदिता का बैग ले आता हूं, आनंद बोला और कमरे की तरफ बढ़ गया। नंदिता बेटा, तुम भी जाओ, देख लो कौन सा जरूरत का सामान है, उसे तो नहीं पता होगा ना, संध्या ने कहा तो नंदिता ने गर्दन हिलाई और वह भी कमरे की तरफ चल दी। कौन सा बैग ले जाना है नंदू? आनंद ने नंदिता के कमरे में आते ही उसकी तरफ देखकर कहा। वह वाला, नंदिता ने बैग की तरफ इशारा किया। तो आनंद ने उठाया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। नंदिता ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। आनंद ने पलटकर नंदिता की तरफ देखा तो नंदिता उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। आनंद के हाथ से छूट गया और उसने भी नंदू की पीठ पर हाथ रख लिए। आपको बहुत मिस करूंगी मैं, नंदिता ने धीरे से कहा। और मैं भी। और जल्दी भी आ जाऊंगा लेने, क्योंकि हमारे रिश्ते को बहुत ही मजबूत, गहरा और खूबसूरत जो बनाना है, और उसके लिए दोनों का साथ में रहना भी तो जरूरी है ना, आनंद ने कहा। नंदिता आनंद से अलग हुई और उसकी तरफ देखा। आपका इंतजार करूंगी और अगर हो सके तो एक दिन का टाइम लेकर आइएगा, आपको अपना जबलपुर शहर दिखाऊंगी, नंदिता ने कहा। बिल्कुल, एक दिन का टाइम लेकर आऊंगा। वैसे तो जबलपुर देखा हुआ है, पर तुम्हारे साथ देखने का अलग ही कुछ मजा होगा, आनंद ने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल, नंदिता बोली। चलो अभी चलते हैं, मैं नहीं चाहता कि देर हो जाए और फिर तुम रास्ते में परेशान हो, आनंद ने कहा और नंदू को वापस से सीने से लगा लिया। कुछ पल बाद बैग उठाकर दोनों बाहर आ गए। दिवाकर नंदिता को लेकर निकल गए तो सब लोग अपने अपने काम पर लग गए। आज संडे था तो आनंद के हॉस्पिटल में ओपीडी नहीं थी और इत्तेफाक से आज कोई ऑपरेशन भी शेड्यूल नहीं था, इसलिए उसका पूरा दिन फ्री था। पर अब करता भी क्या? नंदिता भी चली गई थी और बाकी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। आनंद अपने कमरे में आया और बैठ के लैपटॉप में मूवी देखता रहा। जब मन भर गया तो उठ खड़ा हुआ और नंदिता वाला कबर्ड खोला और एक नज़र उसके सामान पर डाली। कपड़ों में कुछ साड़ी और सूट ही थे, इसके अलावा आनंद का दिया हुआ वह एक वाइट कलर का टॉप। आनंद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट गई और उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और फिर निकल गया। मॉल गया और उसने नंदिता के हिसाब से कुछ शॉपिंग की और वापस आकर वह सामान उसके कबर्ड में जमा दिए। इस तरीके से उसका पूरा दिन भी निकल गया और उसने अपनी पसंद का कुछ सामान नंदू के लिए खरीद भी लिया। फ्री होकर उसने नंदू को कॉल किया।
हाँ डॉक्टर साहब, नंदू की आवाज आई। क्या बात है, यहां से निकलते ही मुझे भूल गई। एक बार भी बात नहीं की, आनंद ने कहा। मुझे लगा कि आप बिजी हो गए होंगे, शायद हॉस्पिटल चले गए होंगे, नंदू बोली। तुमसे कहा था ना कि आज के दिन फ्री हूं मैं। आज कहीं नहीं जाना है, आनंद ने कहा। तो फिर आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, नंदू ने सवाल किया। मैं मार्केट चला गया था और फिर तुम भाई साहब के साथ हो तो बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता है, आनंद बोला। जी डॉट, नंदू बोली। नंदिता ड्राइवर से कहना गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान से चलाए, आनंद बोला। जी वो धीमे ही चला रहे हैं, नंदू बोली। ओके बाय, टेक केयर, आनंद बोला। दिवाकर आगे की सीट पर थे पर उनका ध्यान नंदिता की बात पर था। नंदिता को या खुश देखकर और आनंद को उसकी परवाह करते देख उन्हें बहुत खुशी हुई और उनकी चेहरे पर एक एक संतोष आप गया। दिल्ली। शिवांश अपने कमरे से उठकर अरुणा के कमरे में आया। अरुणा अपने कमरे में बैठी कुछ पुरानी एल्बम देख रही थी। रूबी और मिताली घर पर नहीं थी, वो अपने किसी फ्रेंड के घर गई थी, इसीलिए अरुणा ने पुरानी एल्बम निकाली थी, वरना रूबी के सामने वह कभी नहीं निकालती थी। शिवांश ने दरवाजे पर खड़े होकर एक नज़र अरुणा को देखा और फिर दरवाज़ा नोक किया। अरुणा ने पलटकर देखा। मैं अंदर आ जाऊं माँ, शिवांश बोला। आओ न बेटा, अरुणा बोली। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पूरा दिन अकेले बैठे बैठे बोर हो गया था। अभी रूबी और मिताली भी घर पर नहीं दिखी और आनंद भैया भी आज घर पर नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस से बात करूं, इसलिए आपके पास आ गया। क्या मैं आपके पास रह सकता हूं कुछ देर? शिवांश ने कहा। हाँ बैठो, अरुणा ने कहा तो शिवांश सोफे पर बैठ गया। अरुणा ने एल्बम बंद की और उठकर रखने लगी, तभी शिवांश ने एल्बम उठा ली। किसकी फोटो है, मैं देख सकता हूं? शिवांश बोला। एक पल को अरुणा खामोश रही, फिर शिवांश को देखा। देख सकते हो, लेकिन फोटो और उनके बारे में किसी से कुछ पूछना नहीं और न ही कोई चर्चा करना, अरुणा ने कहा। ऐसा क्या है इस एल्बम में? शिवांश बोला। कुछ नहीं, कुछ अतीत की यादें हैं और मैं नहीं चाहती कि इनके बारे में कोई चर्चा हो, खासकर रूबी के सामने, अरुणा बोली। मुझे तो बता सकती हो ना आपकी कौन है ये लोग? मैं तो किसी को पहचान नहीं सकता, शिवांश ने कहा तो अरुणा उसके पास सोफे पर बैठ गई। हमेशा अपने अतीत के बारे में चर्चा न करने वाली अरुणा को आज शिवांश के साथ बात करना अच्छा लग रहा था। शायद इसका कारण यह था कि शिवांश उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उसे बताने में कुछ भी हेजिटेशन नहीं हो रहा था। यह एल्बम बहुत पुरानी है शिवांश बेटा। जब मेरी शादी हुई थी और मैं अपने ससुराल में थी तब की, अरुणा बोली। बहुत प्यारी है, शिवांश बोला। यह सब मेरे ससुराल के लोग हैं, अरुणा बोली। और यह? शिवांश ने उसमें एक फोटो से हाथ लगाकर कहा। यह मेरे पति है, रूबी के पिता विक्रांत ठाकुर। गाजियाबाद वाले, अरुणा ने कहा तो शिवांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अच्छा यहां नहीं है, मतलब आपके पति कहाँ रहते हैं? और फिर आप और रूबी इनके साथ क्यों नहीं रहते? शिवांश ने सवाल किया। सालों पहले पूछ झगड़े हो गए थे हम दोनों के बीच और फिर मैं रूबी को लेकर यहां अपने मायके चली आई। उसके बाद सब जैसे खत्म हो गया, अरुणा बोली और उसकी आंखों में नमी उतर आई। एक छोटे से झगड़े पर कोई इस तरीके का निर्णय तो नहीं लेता ना, जिंदगी भर का सवाल होता है माँ, इस तरीके से तो रिश्ते नहीं तोड़े जाते, मैंने तो यही समझा है। शिवांश बोल। कई बार एक बार की लड़ाई ही बहुत होती है, दूसरा मौका दिया ही नहीं जा सकता, अरुणा बोली। कोई भी वजह इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती ना कि एक पत्नी हमेशा के लिए अपने पति को छोड़ दे और एक पति हमेशा के लिए अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को छोड़ दें, शिवांश बोला। तुम नहीं समझोगे बेटा और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, पर कुछ तकलीफ ऐसी होती हैं जो उम्र भर दर्द देती है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, अरुणा बोली। माँ मुझे जानने का हक तो नहीं है, मगर फिर भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। आपके दिल की तकलीफ कम हो जाएगी, शिवांश बोला। किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी होता है एक दूसरे से प्यार और विश्वास। मैंने उन्हें हद से ज्यादा प्यार किया और ईश्वर की तरह विश्वास पर मैं गलत थी।
मेरे लिए न ही उनका प्यार सच्चा था और ना ही वह मेरे विश्वास पर खरे उतर पाए, और जब दिल टूटा तो बर्दाश्त नहीं कर पाई और चली आई सब कुछ छोड़कर, अरुणा बोली। इसका मतलब उन्होंने दूसरी शादी कर ली क्या? शिवांश बोला। नहीं, दूसरी शादी नहीं की, वह भी आज भी अकेले हैं। जिस तरह मैं अकेले रहती हूं उसी तरीके से वह भी अकेले हैं। मेरे पास तो रूबी भी है पर उनके पास कोई भी नहीं, अरुणा बोली। फिर भी आप कैसे कह सकती हो कि वो आपको प्यार नहीं करते? शिवांश बोला। उनका प्यार कम नहीं था, पर तुम नहीं समझ सकते और मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। बस इतना जान लो कि कुछ बातें ऐसी होती है जो सही नहीं हो सकती, अरुणा ने कहा। पर मां, शिवांश ने कहा। बस अब और नहीं, अरुणा बोली तो शिवांश एल्बम देखता रहा और अरुणा से सबके बारे में पूछता रहा। अरुणा भी खुश होकर उसे ठाकुर साहब और उनके परिवार के बारे में बताए जा रही थी। मतलब अच्छा खासा बड़ा परिवार है ठाकुर साहब का, शिवांश बोला था। बड़ा परिवार है पर अब सब अलग अलग हो गए हैं। लड़कियां ब्याहकर ससुराल चली गई, भाई अलग हो गए। जिस समय में मैं वहां थी उस समय पूरा परिवार साथ ही था, अरुणा बोली। इसका मतलब ठाकुर साहब अकेले हो गए होंगे, शिवांश ने कहा। ये अकेलापन उन्होंने खुद चुना है। आए नहीं मुझे लेने। ठाकुर है तो झुकते कैसे, अरुणा बोली। आप भी तो नहीं गई, शिवांश बोला तो अरुणा ने एक पल उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथ के एल्बम लेकर रख दी।